हेलो फ्रेंड जब परीक्षा नज़दीक हो तब यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप कुछ चैप्टर्स के लिए सिलेक्टिव हो जाए। ठीक है, सिलेक्टिव अर्थात कि आपको कुछ विशेष चैप्टर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कुछ विशेष चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ों का रिवीजन करना असंभव होता है। ओके, आप यदि ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में आप दो चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, वे दो चैप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वे वर्ब का चैप्टर होगा और जो दूसरा होगा वो प्रीपोजिशन का चैप्टर होगा। ठीक है, ये जो दो चैप्टर्स है, ये दो चैप्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यदि हम लोग कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तब ये जो दो चैप्टर्स है वे सबसे ज़्यादा कॉमन एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कवर करता है। फ्रेंड, वर्ब का चैप्टर सबसे लंबा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, क्योंकि इसी के अंदर कहा जाए तो अधिकांश जो आप जानते हैं चैप्टर्स आ जाते हैं। जैसे ऑक्सिलरी का चैप्टर, ऑक्सिलरी वर्ब्स का चैप्टर, जिसमें हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज करते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसके बाद फ्रेंड जो तीसरा चैप्टर हो जाता है वह हो जाता है आपका टेंस का चैप्टर। इसके बाद फिर आपका आ जाता है नॉन फाइनाइट्स का चैप्टर। नॉन फाइनाइट्स में हम लोग तीन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ने होते हैं, एक इन्फिनेटिव का, दूसरा जीरंड का, ओके, दूसरा जेरंड, और तीसरा जो होता है वो पार्टिसिपल का। ठीक है, और जो पांचवा जो इम्पॉर्टेंट वो हो जाता है वॉइस का, और इसके बाद जो छठा है वह है नरेशन का। इसके बाद फ्रेंड एक छोटा सा चीज़ आपको और करने की ज़रूरत पड़ जाती है यदि आप एप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ब्स को लेते हैं, जैसे कि राइज और रेज में डिफरेंस को आपको पता लगाना है ना, जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आपको करने की ज़रूरत है, उसको आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और चूँकि पहले से यदि पढ़े हुए हैं इस तरह के सारे चैप्टर्स तो काफ़ी आसान हो जाता है आपको रिवीजन करने में। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन टैग पर आपको थोड़ा फोकस कर लेना है। इसके बाद फिर ये फ्रेंड ज़रूर कर लीजिएगा कंडीशनल एंड हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशंस पर आधारित प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो फ्रेंड, वर्ब चैप्टर में लगभग ये सब जितने भी मैंने बताया सारे को कर लेने की आवश्यकता है। यदि कर लेते हैं तो अधिकांश क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आप कवर कर पाएंगे। आप इस चीज़ को भली भांति जान रहे हैं कि कंडीशनल और हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशंस पर आधारित कैसे सेंटेंसेस आते हैं। इसमें यदि आता है, इफ़ आता है, अनलेस आता है। ठीक है, इसमें इच्छा होती, कल्पना होती कि काश मैं राजा होता, काश मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता, तुम्हारी मदद किया हो रहता, है ना। और कंडीशनल अर्थात शर्तात्मक वाक्य है जिसमें हम लोग कोई कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, इसी शर्त में मैं तुम्हें पैसे दूंगा यदि तुम मेरा काम कर दोगे, तब ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। फ्रेंड, इस तरह से आपने जाना कि वर्ब चैप्टर को किस तरह से आपको रिवीजन करना, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला आपका वर्ब का चैप्टर है, इसको थोड़ा रिवीजन कर ले। ठीक है, जितने भी चीज़ों को मैंने बताया है। इसके बाद फ्रेंड प्रीपोजिशन का चैप्टर आ जाता है। फ्रेंड, प्रीपोजिशन का चैप्टर काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी रट्टा पर आधारित है। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस है जो कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, लेकिन अधिकांश जो प्रीपोजिशंस है वे फिक्स्ड होते हैं। उसका जो प्लेसमेंट होता है किसी भी वर्ड के साथ वह फिक्स्ड होता है, पहले से निर्धारित होता है। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि आप फ्रॉम का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, फ्रॉम का हम लोग हिंदी में कहते हैं से, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम का ही मतलब सिर्फ से होगा। बहुत सारे अन्य प्रीपोजिशन से उसका भी मतलब से हो सकता है, विद का मतलब से हो सकता है, इसके बाद फिर टू का मतलब से हो सकता है, फिर ऑफ का मतलब से हो सकता है। ओके, इस तरह से ओ एफ का मतलब से हो सकता है। कई सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिसका अर्थ से होता है, और भी अन्य तरह के प्रीपोजिशंस हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम्स में। ऐसी स्थिति में क्विक रिवीजन के लिए आपको अभी ज़रूरत है कि कुछ आपको टिप्स मिले प्रीपोजिशन से रिलेटेड। फ्रेंड, हम लोग इस सेशन में यही करेंगे कि
एग्ज़ाम के जब नज़दीक हो तो हम लोगों को प्रीपोजिशन से रिलेटेड किस तरह से रिवीजन करना है, इसी से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो हम लोग वर्ड लेते हैं जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आ सकता है, वह है डाई। ठीक है, डाई एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ सेंस के अनुसार प्रीपोजिशंस को बदलता है। जैसे कि डाई के साथ आप ऑफ यदि लगाते हैं तब यह कोई बीमारी के सेंस में यूज़ होता है। कोई भी व्यक्ति यदि कोई बीमारी से मरता है तो वहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ को लगाते हैं। जैसे कि वह कैंसर से मर गया तब कहेंगे ही हैज़ डाइड ऑफ कैंसर। वह मलेरिया से मर गया, ही हैज़ डाइड ऑफ मलेरिया। लेकिन फ्रेंड, यदि कोई भी व्यक्ति बीमारी से न मरे बल्कि कोई कारण से मर जाए, ठीक है, जैसे कि वह रक्त के खोने से, मतलब ब्लड के खोने से वह मर गया। रक्त का खोना कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे यदि कोई भी व्यक्ति मरता है तब उसके साथ हम लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे, डाई फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, वह व्यक्ति खून की कमी के कारण से मर गया तब कहेंगे दैट पर्सन डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है फ्रेंड, यदि कोई भी व्यक्ति पूरी ज़िंदगी भर कोई विशेष तरह का गुण लिए हुए रहता है और उसी गुण के साथ वह मर जाता है तब उसके लिए हम लोग बाई शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हो गया डाई बाई ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी। ठीक है, डिसऑनेस्टी कहिए या आप कहिए वायलेंस कहिए, मतलब ज़िंदगी भर उसने हिंसा ही किया और हिंसा करते करते मर गया। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग डाई के साथ बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे महात्मा गांधी के बारे में कहेंगे, महात्मा गांधी डाइड बाई नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस। जब उनको गोली लगी थी तो उनको किसी भी तरह को कोई शिकायत नहीं था गोली मारने वालों के खिलाफ में। वह हरे राम करके उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। तो उनके बारे में हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी डाइड बाई नॉन वायलेंस। ठीक है, इसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति कोई पर्टिकुलर मकसद के लिए मरता है, जैसे कि भगत सिंह देश के लिए अपना जान न्यौछावर किए थे, तब वहाँ पर हम लोग जो प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे वह फॉर होगा। डाई फॉर अ कॉज, नहीं तो डाई फॉर, इस कॉज में कुछ भी अच्छी चीज़ें हो सकते हैं। डाई फॉर अ कंट्री, डाई फॉर सेविंग ह्यूमैनिटी। ठीक है, इस तरह से हम लोग डाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में देख सकते हैं। ओके, आपको एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है। यदि कोई बीमारी से मरे तो ऑफ लगाएंगे, कोई कारण से मरे तो फ्रॉम लगाएंगे। ज़िंदगी भर कोई विशेष गुण को रख करके और वह अंतिम समय में भी वही गुण को वो दिखाता है तब फिर उसमें हम लोग बाई का प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। और यदि कोई पर्टिकुलर मकसद के लिए कोई भी व्यक्ति मरता है तो वहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड, जो नेक्स्ट हम लोग वर्ड को ले लेते हैं वो लालच या इच्छा से संबंधित है। ओके, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ वर्ड्स को ले लेते हैं। सबसे पहला वर्ड हम लोग लेते हैं कोवेटस को। कोवेटस का मतलब होता है लालची। ओके, काफ़ी लालची, भुक्खड़। आप हंगरी को भी ले लीजिए, एडजेक्टिव है। कोवेटस एडजेक्टिव है, हंगरी भी एडजेक्टिव है। आप एक और वर्ड को ले लीजिएगा, ग्रीडी। ये तीनों ही वर्ड्स अपने साथ फॉर लेगा। ठीक है, फॉर समथिंग। ठीक है, जैसे कि उसको पैसे के प्रति भूख है तब कहेंगे कि ही इज़ कवेटस फॉर मनी, ही इज़ हंग्री फॉर मनी, ही इज़ ग्रीडी फॉर मनी। ओके फ्रेंड्स, यदि हम लोग दूसरे तरह का वर्ड लेते हैं जो ऐसा ही इच्छा को दर्शाता है तो वो वर्ड है हम लोगों का डिज़ायर, DESIRE। फ्रेंड, डिज़ायर का यूज़ वर्ब के रूप में हो सकता है, डिज़ायर का यूज़ नाउन के रूप में हो सकता है। ओके, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है डिज़ायरस। ओके, डिज़ायरस यह एक एडजेक्टिव है। लेकिन इन तीनों के साथ हम लोग अलग अलग कंडीशन देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि डिज़ायर एज अ वर्ब फॉर्म यूज़ होता है तब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि और तब इसके साथ क्या यूज़ किया जाता है, इसके साथ इन्फिनेटिव का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई इसके बाद प्रीपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मुझे वहाँ जाने की इच्छा है या मैं वहाँ जाने की इच्छा रखता हूँ।
ठीक है, तब कहेंगे आई डिज़ायर टू गो देयर। आई डिज़ायर फॉर गोइंग देयर अगर एग्ज़ाम में रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। ओके, डिज़ायर के साथ इन्फिनेटिव आता है। अगर फ्रेंड डिज़ायर आप देख रहे हैं सेंटेंस में नाउन के जैसा यूज़ हो रहा है, तब इसके बाद आपको फॉर को देखना है। फॉर के बदले में कोई दूसरी तरह का प्रिपोजिशन यूज़ हुआ है तब वह गलत हो जाएगा। आप इस पर सेंटेंस कैसे देख सकते हैं? आई हैव अ डिज़ायर फॉर मनी। आई हैव अ डिज़ायर फॉर अ कार। ठीक है, मुझे एक कार की इच्छा है। इस तरह से आप इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। देखिएगा, आर्टिकल ए के बाद हम लोग यहाँ पर नाउन बना रहे हैं, और नाउन के बाद हम लोग, ये नाउन है जिसके कारण से हम लोग फॉर एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पर लगा रहे हैं। ओके, डिजायरस यदि अगर आ रहा है, एडजेक्टिव फॉर्म आ रहा है डिज़ायर का, तब इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन अबाउट को लगाएंगे। आप कहेंगे आई एम डिजायरस अबाउट अ कार। ठीक है, मैं कार के प्रति डिज़ायरस हूँ, मैं कार के प्रति इच्छा रखता हूँ। ओके, तब इस तरह के जो चीज़ों को आप याद रखिएगा। कॉम्पैरेटिव स्टडी यदि आप करते हैं प्रीपोजिशंस को लेकर के, तब ये ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का पैशन। पैशन मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा होता है, और ये नाउन है, SION लगा हुआ है। इसके साथ प्रीपोजिशन आपको फॉर ही लगाना है। ओके, जैसे तीव्र इच्छा, मुझे तीव्र इच्छा है एक सुंदर सा बाइक की, तीव्र इच्छा है, तब कहेंगे कि आई हैव अ पैशन फॉर अ बाइक। ओके, इसके साथ फॉर ही लगाएंगे। ओके, लेकिन अगर इसका एडजेक्टिव फॉर्म देते हैं पैशनेट, अगर एग्ज़ाम में पैशनेट देखते हैं, स्पेलिंग इस तरह से पैशनेट देखते हैं, तब इसके साथ प्रीपोजिशन हम लोग लगाएंगे अबाउट को। ठीक है, अबाउट। आप कहेंगे आई एम पैशनेट अबाउट अ बाइक। ओके, आई एम पैशनेट अबाउट अ ब्रांड न्यू बाइक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे फ्रेंड, जो एग्ज़ाम के मकसद से इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, वह है कुछ ऐसे वर्ब्स, जैसे लॉन्ग हो गया। लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? डिज़ायर एज अ वर्ब फॉर्म। ठीक है, लॉन्ग मतलब होता है इच्छा रखना, लंबा ही नहीं होता है। ये वर्ब के रूप में अगर लेंगे लॉन्ग, तब इसका मतलब होता है इच्छा रखना। आप क्रेव सिनोनिम के रूप में इसको दे सकते हैं, आप यर्न लगा सकते हैं, यर्न। इसके बाद फिर आप पाइन को ले सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके वर्ब्स है, और वर्ब्स के साथ, इन सभी वर्ब्स के साथ हम लोग प्रीपोजिशन फॉर को लगाते हैं। ठीक है, आप सेंटेंसेस इन सभी पर कैसे बना सकते हैं? आई एम लॉन्गिंग फॉर अ बाइक, आई एम लॉन्गिंग फॉर अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ लैंड। ओके, आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स। ठीक है, द चाइल्ड इज़ क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स, बच्चा चॉकलेट के प्रति इच्छा रख रहा है। यर्न भी आप लगा सकते हैं, है ना। आई यर्न फॉर अ बाइक, आई यर्न फॉर अ ब्यूटिफुल हाउस। पाइन, बहुत ही बेसब्री, मतलब बहुत ही इच्छा रखना, तीव्र इच्छा के सेंस में हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग चूँकि सरकारी नौकरी के पीछे आप हैं लगे हुए, इस कारण से आप खुद के बारे में कहेंगे यू आर ऑल पाइनिंग फॉर अ जॉब, फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, फॉर अ डिसेंट जॉब। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड, इस तरह से इच्छा करना या लालच करना के अर्थ में हम लोग किस तरह के वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशंस आएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। इसके बाद फ्रेंड हम लोग को कोई दूसरे तरह का हम लोग वर्ड को लेते हैं, जिसमें हम लोगों का लगाव का अर्थ दिखेगा, लगाव रहेगा, या स्नेह रहेगा, या प्यार होगा। तो इस तरह के यदि वर्ड्स आपको आते हैं एग्ज़ाम में, उसके साथ हम लोग कौन कौन से प्रीपोजिशंस लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं अफेक्शनेट। अफेक्शनेट यह एक एडजेक्टिव है, और इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन लगाएंगे टू समबडी। ओके, जैसे कि माँ बाप बच्चों के प्रति अफेक्शनेट होते हैं, तब कहेंगे कि पेरेंट्स आर वेरी मच अफेक्शनेट टू देयर चिल्ड्रन।
ओके, लेकिन यदि यही नाउन हो जाता है, अफेक्शन हो जाता है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन हो गया, इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू नहीं लगाएंगे, इसके साथ प्रीपोजिशन हम लोगों को फॉर लगाना पड़ेगा। जैसे माँ बाप का बच्चों के प्रति अफेक्शन है, तब कहेंगे पेरेंट्स हैव अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स आर अफेक्शनेट टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंसेस पर मेन आपको फोकस करना जो मैं बना रहा हूँ। इसी तरह के सेंटेंसेस आपके एग्जाम्स में रह सकते हैं और आपको इसी तरह का कंपैरेटिवली स्टडी करना है और आपको कंफर्म्ड होना है किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग लगाव के अर्थ में एक वर्ड और भी पढ़े होंगे, कंपैशन। कंपैशन ये भी नाउन फॉर्म है, नाउन फॉर्म है तो यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली फॉर का यूज़ करेंगे। फ्रेंड जहाँ पर भी स्नेह हो, प्यार हो, लगाव हो और वो नाउन हो, तब उसके साथ हम लोग फॉर का ही यूज़ करेंगे। जैसे कंपैशन फॉर, माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति स्नेह है, तब कहेंगे कि पेरेंट्स हैव कंपैशन फॉर देयर चिल्ड्रन। आप एफिनिटी को ले लीजिए, ठीक है, एफिनिटी को भी हम लोग हिंदी में कहते हैं लगाव। ठीक है, माँ बाप का बच्चों के प्रति लगाव है, तब इसके भी अर्थ में आप इस वर्ड के यूज़ करिए और इसके साथ प्रीपोजिशन को फॉर लगाइए। ठीक है, पेरेंट्स हैव एफिनिटी फॉर देयर चिल्ड्रन। ओके, आप लव को ले लीजिए, प्यार है। ठीक है, प्यार को हम लोग स्नेह भी कहेंगे। अगर ये नाउन के रूप में यूज़ हुआ है तो इसके साथ आप फॉर को लगाइए। ओके, जैसे कि माँ बाप का बच्चों के प्रति प्यार है, स्नेह है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लव फॉर लगाइए, पेरेंट्स हैव लव फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, ओके। लेकिन फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि लव पर थोड़ा और कंडीशन आप देख लीजिएगा। लविंग अगर है या लवेबल है, ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। यदि एडजेक्टिव है, लव का एडजेक्टिव रूप यूज़ हुआ है, तब इसके साथ आपको लगाना है टू। जैसे पेरेंट्स आर लवेबल टू देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स आर लविंग टू देयर, चिल्ड्रन आर लविंग टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स आर लवेबल या चिल्ड्रन आर लवेबल टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तब इन दोनों ही शब्दों के साथ हम लोग टू का ही प्रयोग करेंगे। ओके, कुछ और भी वर्ड को देख लीजिएगा। प्रेफर को, प्रेफर पसंद है ना, प्रेफर, और प्रेफर के साथ तो हम लोग कई बार देखे हुए हैं, सेट यदि आप बना रहे होंगे तब प्रेफर के साथ प्रॉब्लम अलग प्रीपोजिशन दे करके देता है। प्रेफर समथिंग टू समथिंग एल्स, यह इसे आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को पसंद करता हूँ, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। ठीक है, इससे रिलेटेड एडजेक्टिव जो यदि हम लोग लेते हैं प्रेफरेबल, इसके साथ भी हम लोग प्रीपोजिशन टू को ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे जाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा जाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब कहेंगे कि इट इज़ प्रेफरेबल फॉर मी टू गोइंग देयर। ठीक है, प्रेफरेबल के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू लगाता है और इसके बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना, मतलब जेरंड लगाना है। ठीक है, इट इज़ प्रेफरेबल टू ईटिंग, ऐसे आपको कहना पड़ेगा, प्रेफरेबल टू समथिंग होता है। ठीक है फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट चीज़ को लेकर के चलेंगे, नेक्स्ट अर्थ वाले वर्ड को लेकर के चलेंगे और वह है कमी, कमी के सेंस में। ठीक है, इसके लिए हम लोग कौन कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं, लैक का। फ्रेंड, यदि लैक एज अ वर्ब फॉर्म यूज़ होता है, ओके, तब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। काफ़ी बार एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे कि उसके पास आत्मविश्वास की कमी है, तब कहेंगे ही लैक्स कॉन्फिडेंस, ही लैक्स कॉन्फिडेंस। एग्ज़ाम में कैसा दे देता है प्रॉब्लम, इसमें इन दे देगा, ऑफ दे देगा। ठीक है, ये दो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर दिया जाता है एज अ वर्ब फॉर्म लैक को लेकर के। ठीक है, ही लैक्स इन कॉन्फिडेंस कर देगा, ही लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस कर देगा। आप भी शायद बोलते होंगे लैक के बाद इन लगा देते होंगे, नहीं तो ऑफ लगा देते होंगे, लेकिन एज अ वर्ब फॉर्म लैक कभी भी अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है, ही लैक्स कॉन्फिडेंस, ही लैक्स करेज, इस तरह से। फ्रेंड, यदि लैक एज अ नाउन फॉर्म यूज़ होता है तब इसके साथ ऑफ लगाएंगे, लैक ऑफ समथिंग।
ठीक है, इसी सेंटेंस को हम लोग नाउन के रूप में, लैक को नाउन के रूप में लेकर के बनाते हैं, तब सेंटेंस इस तरह से लगे जाएगा, ही हैज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, याद रखिएगा प्लीज़। इसके बाद फ्रेंड यदि हम लोग लैक का एडजेक्टिव फॉर्म देते हैं, ओके, लैक का एडजेक्टिव फॉर्म यदि हम लोग लगाते हैं तब इसके साथ प्रीपोजिशन इन लगा देंगे। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे कह सकते हैं लैक का एडजेक्टिव फॉर्म देकर के, ही इज़ लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। ओके, तो फ्रेंड है ना इंटरेस्टिंग इस तरह से याद करना, और कॉम्पैरेटिव स्टडी से दिमाग काफ़ी एक्टिव रहता है, इसलिए कॉम्पैरेटिव स्टडी ज़रूर करिए। रटने से काम चलने वाला नहीं है। अब कोई बहुत सारी चीज़ें रटने के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसा टेक्निक आपको सीखना है जो काफ़ी कम समय में आपको वो चीज़ याद रह जाए और हमेशा के लिए लगभग वो याद रह जाए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट टर्म को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म हम लोग ले रहे हैं वह है से आना। ठीक है, से आना, जैसे कि वो गरीब परिवार से आता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, है ना। अगर हम लोग कम यूज़ करते हैं तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ को लगाना पड़ेगा। कम ऑफ अ ग्रुप, कम ऑफ अ ग्रुप, और कम्युनिटी, और फैमिली। ठीक है, वह गरीब परिवार से आता है, वह उस ग्रुप से आता है, उस कम्युनिटी से आता है, तब हम लोग फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे। और एग्ज़ाम में फ्रॉम करके प्रॉब्लम देता है, लिख देगा कि ही कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली, जो गलत हो जाएगा। ही कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली, यह सेंटेंस गलत है। फ्रॉम की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ को लगाना पड़ेगा। और यही बात बी बॉर्न में आता है, वह गरीब परिवार में पैदा लिया है। ठीक है, बी बॉर्न ऑफ अ फैमिली। एग्ज़ाम में ऑफ के बदले में फ्रॉम दे देगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जो है, JL नेहरू, वह धनी परिवार में पैदा लिए थे, तब कहेंगे JL नेहरू वॉज बॉर्न ऑफ अ रिच फैमिली। ठीक है, रिच फैमिली, यही आपको कहना होगा। एग्ज़ाम में फ्रॉम करके प्रॉब्लम देगा, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स है आपको जानना है, जैसे आप बिलोंग टू का यूज़ करिए। ठीक है, बिलोंग टू, आप लीजिए बिलोंग टू, बिलोंग के साथ आप प्रीपोजिशन टू लगाइए। आप कहेंगे कि वह जो है सो उस परिवार से आता है, तब कहेंगे ही बिलोंग्स टू दैट फैमिली। ठीक है, ही बिलोंग्स टू दैट फैमिली। ओके, या उस कम्युनिटी से आता है, ही बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी, ही बिलोंग्स टू दैट एरिया। बिलोंग टू का मतलब होता है मालिकाना हक भी। ठीक है, मेरा मालिकाना हक इस किताब पर है, तब कहेंगे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। ठीक है फ्रेंड, एक और भी वर्ड हो सकता है एग्ज़ाम में आवे, इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है, हेल फ्रॉम। हेल फ्रॉम अ फैमिली, हेल फ्रॉम अ सोसाइटी। ओके, हेल फ्रॉम अ सोसाइटी या फैमिली। ओके, हेल फ्रॉम अ फैमिली और सोसाइटी। जैसे कि वह उस फैमिली से आता है, तब कहेंगे कि ही हेल्स फ्रॉम दैट फैमिली, तो हेल आप लगाइएगा वहाँ पर। ओके, तो फ्रेंड आशा करते हैं कि से आना से रिलेटेड जो भी तरह के वर्ड्स और उससे रिलेटेड प्रेपोजिशनल यूसेज है वो आप जान गए होंगे। इसके बाद फ्रेंड हम लोग थोड़ा डील पर भी देख लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड आपका प्रेपोजिशनल यूज़ है। यदि डील के साथ आप इन लगाते हैं तब इसका मतलब होता है बेचना। ठीक है, डील्स इन समथिंग मतलब होता है सेल या बेचना। ओके, वह कपड़े बेचता है, तब कहेंगे ही डील्स इन क्लोथ्स। ठीक है, डील के साथ हम लोग यदि विथ का यूज़ करते हैं तब इसका मतलब होता है इसमें समबडी लगाइए या समथिंग लगाइए, तब इसका मतलब हो जाएगा कि
किसी खास तरह का व्यवहार करना किसी भी चीज़ से या किसी भी व्यक्ति से। इसके बाद फ्रेंड इस पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आता है एग्ज़ाम में, उसको भी हम लोग ले लें। ब्लाइंड से रिलेटेड, डेफ से रिलेटेड, ठीक है, और लेम से रिलेटेड, अंधा, बहरा, लंगड़ा, ठीक है। ब्लाइंड के साथ हम लोग यदि प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, ब्लाइंड टू समथिंग, टू समबडी, ठीक है, समबडीज या समबडीज फॉल्स या मिस्टेक्स, तब इसका मतलब हो जाता है नज़रअंदाज करना। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज यदि करते हैं, तब उसमें हम लोग कहते हैं पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है, ओके, फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं और ब्लाइंड के साथ टू लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड कोई भी व्यक्ति यदि एक आँख से अंधा है, ओके, एक आँख है ही नहीं उसका, तब ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। ब्लाइंड के साथ इन प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन वन आई, ठीक है, इन वन आई। और यही लेम के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। वह एक पैर से लंगड़ा है तब कहेंगे ही इज़ लेम इन वन लेग, इन वन लेग। और डेफ के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू ही लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि वह मेरी बातों को अनसुनी कर दिया, तब कहेंगे कि ही वॉज डेफ टू व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा उस बात को उसने अनसुनी कर दिया। डेफ है तब इसके साथ प्रीपोजिशन टू ही लगाएंगे, दूसरा कोई प्रीपोजिशन हम लोग नहीं लगा सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद आप ज़रूर इसको भी आप याद रख ले, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दोषारोपण करना, ठीक है। दोषारोपण करने के लिए आप लोग कई सारे सिनोनिम्स पढ़े होंगे। दोषारोपण करना या दोषमुक्त करना, ठीक है। दोषमुक्त करना के अर्थ में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं और उसके साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन हम लोग लगाएंगे। आप अक्यूज़ के बारे में तो ज़रूर पढ़े होंगे, दोषारोपण ACCUSE। आप यदि दोषमुक्त करने के सेंस में हम लोग बात करते हैं तो अक्विट का ज़रूर आप यूज़ किए होंगे, ACQUIT। कन्विक्ट का भी आप यूज़ किए होंगे, कन्विक्ट मतलब दोष लगाना, ठीक है, दोष सिद्ध करना, कन्विक्ट हो गया। एब्जॉल्व का यदि आप यूज़ करते हैं तो भी इसका मतलब हो जाता है दोष मुक्त कर देना, ओके। तब इन जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सारे के सारे वर्ड्स के साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ ही लगाएंगे। जैसे कि उसको उस पर दोष लगाया गया, ठीक है, उस पर दोष गढ़ा गया, तब कहेंगे ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ द ब्लेम। उसको दोष से मुक्त कर दिया गया है, तब कहेंगे कि ही हैज़ बीन अक्विटेड ऑफ द चार्ज। उस पर दोष साबित हो गया है, तब कहेंगे ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ द चार्जेस। उसको दोष मुक्त कर दिया गया है तो ही हैज़ बीन एब्जॉल्व्ड ऑफ द चार्जेस, ठीक है। चारों ही वर्ड्स के साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। हालांकि आपको याद रखना है फ्रेंड कि फ्री यदि आप कहते हैं, फ्री के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्री फ्रॉम द चार्जेस, उसको चार्जेस से फ्री कर दिया गया, ही हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम चार्जेस, ओके। यदि आप कहते हैं एक्सोनरेट करके भी तो वर्ड होता है ना, एक्सोनरेट का भी मतलब क्या होता है, दोष मुक्त कर देना। एक्सोनरेट का मतलब हो गया दोष मुक्त, और इसके साथ भी प्रीपोजिशन आप फ्रॉम ही लगाइए। अगर आप दोष मढ़ने के सेंस में आप यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेम लगाइए, और फ्रेम के साथ हम लोग प्रीपोजिशन विथ लगाते हैं। जैसे कि दैट मैन हैज़ बीन फ्रेम्ड विथ द चार्जेस ऑफ थेफ्ट, उसको चोरी का इल्ज़ाम, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, तब कहेंगे दैट पर्सन हैज़ बीन फ्रेम्ड विथ द चार्जेस ऑफ थेफ्ट, ओके।
तो फ्रेंड, इस तरह से आपने दोषारोपण करना और दोषमुक्त करने से रिलेटेड आपने वर्ड्स देखा, और उन सभी वर्ड्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वो भी आप देखें। प्लीज़ आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। इसके बाद फ्रेंड हम लोग कुछ और भी शब्दों को ले लेते हैं, और उसके साथ जो प्रीपोजिशन आ सकता है पर्टिकुलर प्रीपोजिशन, उसको भी हम लोग इसी तरह से इसी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग लेते हैं। फ्रेंड, आप ब्रीव का मतलब जान रहे हैं? ब्रीव का मतलब होता है यतीम कर देना। यतीम कर देना मतलब अनाथ कर देना, माँ बाप से जुदा कर देना, अनाथ कर देना, मतलब वंचित कर देने के सेंस में इसका यूज़ हो रहा है। जो भी वर्ड वंचित कर देने के सेंस में यूज़ होगा उसके साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं। जैसे कि सुनामी ने उस बच्चे को अपने माँ बाप से यतीम कर दिया है, अपने माँ बाप से जुदा कर दिया है, तब कहेंगे द सुनामी bereaved द चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग डिप्राइव का भी यूज़ देख लेते हैं। डिप्राइव का भी मतलब क्या होता है? वंचित कर देना, और इसके साथ भी प्रीपोजिशन हम लोग ऑफ ही लगाते हैं। ठीक है। बच्चे को पढ़ाई से वंचित नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। ओके। एग्ज़ाम में फ्रॉम करके प्रॉब्लम देगा, ओके, विथ दे सकता है, और वो गलत हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग लेते हैं कृतज्ञता के अर्थ में यूज़ होने वाले वर्ड्स, और उसके साथ कौन से प्रीपोजिशंस आता है हम लोग लेते हैं। ठीक है। कृतज्ञता के अर्थ में हम लोग कौन कौन से वर्ड्स को लेंगे? सबसे पहला वर्ड हम लोग लेते हैं ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड के साथ हम लोग टू लगाएंगे, टू के बाद somebody, ओके, SBA स्टैंड्स फॉर somebody, ऑब्लाइज्ड टू somebody फॉर समथिंग। ओके। इसके बाद फिर हम लोग इसका भी तो यूज़ करते हैं ग्रेटफुल का। ठीक है। ग्रेटफुल के साथ भी यही कंडीशन है। थैंकफुल के साथ भी यही कंडीशन है, याद रखना है। थैंकफुल टू somebody फॉर समथिंग। इसके बाद इंडेटेड, रीडिंग, इंडेटेड या ओड कहिए। ठीक है। इसके साथ भी सेम कंडीशन है, इंडेटेड टू somebody फॉर समथिंग, ओड टू somebody फॉर समथिंग। ऋणी, हम लोग माँ बाप के ऋणी है, तब कहेंगे वी आर ओड टू आवर पेरेंट्स, वी आर इंडेटेड टू आवर पेरेंट्स, वी आर वेरी मच थैंकफुल, यहाँ एक्सक्यूज मी थैंकफुल है, थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स। ठीक है। वी आर ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स, वी आर ऑब्लाइज्ड टू आवर पेरेंट्स। ओके। इसके बाद फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल यूसेज है, उसको भी आप प्लीज़ देख ले। जैसे अब कॉम्प्राइज, ये जो वर्ड्स हम लोग लेंगे वे से बना होना के अर्थ में यूज़ करेंगे, में निहित होना के अर्थ में यूज़ करेंगे। में निहित होना, निहित होना, जैसे कि क्लास में 25 छात्र निहित है, 25 छात्रों का क्लास बना हुआ है। इस तरह का यदि सेंटेंसेस रहता है तब कहेंगे द क्लास comprises 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स। फ्रेंड, यहाँ पर आपको गौर करना है, कॉम्प्राइजेस के साथ एग्ज़ाम में ऑफ दे देता है प्रीपोजिशन के रूप में। आपको जानना है कि कॉम्प्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वर्ड को लेंगे। अगर यही कॉम्प्राइज जो वर्ड है, जो वर्ब यहाँ पर यूज़ हुआ है, यदि वह पैसिव वॉइस में यूज़ हो जाए, जैसे कि द क्लास इज़ कॉम्प्राइज्ड अगर कह देते हैं, ठीक है, तब इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, और ये लगाना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन फ्रॉम तो आएगा ही नहीं इसके साथ। ठीक है। द क्लास इज़ कॉम्प्राइज्ड ऑफ 30 स्टूडेंट्स। इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड यदि हम लोग कंसिस्ट की बात करते हैं तो कंसिस्ट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। द क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ये आप कहेंगे। ओके। इसके बाद फिर ये भी हम लोग एक और भी हम लोग लेकर के चलते हैं। द क्लास इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये भी तो यूज़ करते हैं हम लोग। कंपोज्ड अगर लगा रहे हैं तो इसके साथ भी प्रीपोजिशन वही लगेगा, कंपोज्ड ऑफ। ओके। तो फ्रेंड इस तरह से आप
इसको भी अच्छी तरह से जाना है, समझा है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग कुछ और भी ले लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यदि आप बोर नहीं फील कर रहे होंगे तो। क्योंकि ऑनलाइन जो स्टडी होती है, ऑनलाइन जो लर्निंग होती है, उसका वो वीडियो 15 से 20 मिनट ही देखने में अच्छा लगता है। आधा घंटा 1 घंटा यदि वो वीडियो लेक्चर चलता है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। लेकिन आशा करते हैं कि मेरा ये जो लेक्चर है, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, उससे आप बोर नहीं होते होंगे। ओके फ्रेंड, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि एग्ज़ाम में ऐसा सेंटेंस आवे जिसमें बिगिन हो, ओके, और उसमें से का अर्थ आ रहा हो, जैसे कि क्लास 10 तारीख से शुरू होगी, ठीक है, तब से के लिए हम लोग फ्रॉम लगा देते हैं। लेकिन फ्रॉम का यूज़ गलत है, उसके साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द क्लास सोमवार से स्टार्ट होगी, या द क्लास वो 10 तारीख से स्टार्ट होगी। द क्लास विल बिगिन फ्रॉम ऑन मंडे। फ्रेंड, बिगिन के साथ हम लोग फ्रॉम इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। एग्ज़ाम में फ्रॉम दे करके प्रॉब्लम देता है, ठीक है। और यही बिगिन है, बिगिन के साथ हम लोग कमेंट्स भी लगा हुआ देखेंगे और उसके साथ फ्रॉम का यूज़ देखेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर बिगिन के जगह पर कमेंट्स देखते हैं, कमेंट्स का मतलब भी होता है प्रारंभ होना, ठीक है। तो कमेंट्स के साथ अगर फ्रॉम रहेगा तो गलत हो जाएगा। कमेंट्स के साथ हम लोग ऑन ही लगाएंगे। यदि स्टार्ट है, ठीक है, तब उसके साथ भी हम लोग ऑन का ही प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर होगा तो वो गलत हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह प्रीपोजिशनल यूसेज है, जो अपनी अनुभव के आधार पे मैं सब चीज़ बतला रहा हूँ। प्लीज़ आप इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा। ख़त्म होना, ये हो गया प्रारंभ होना, और ख़त्म होने के सेंस में कुछ वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि एंड, जैसे कि रिज़ल्ट, ख़त्म होना, जैसे कि हम लोग कल्मिनेट का यूज़ करते हैं, जैसे क्लाइमेक्स। ओके, ये सब सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं, और इन सभी वर्ब्स के साथ हम लोग प्रीपोजिशन इन ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि कहानी ख़त्म हुई खुशियों के साथ, तब कहेंगे दी स्टोरी एंडेड इन हैप्पीनेस, ठीक है। दी स्टोरी रिजल्टेड इन हैप्पीनेस, द स्टोरी कल्मिनेटेड इन हैप्पीनेस, द स्टोरी क्लाइमेक्स्ड इन हैप्पीनेस, ठीक है। आशा करते हैं आपको याद रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, इस तरह से आपने कई सारे वर्ड्स देखा और उसके साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस को जाना, समझा। आशा करते हैं काफ़ी ये हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। प्लीज़ आप ज़रूर हमसे जुड़िए। कोर्सेज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। यदि आप क्वालिटी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से किसी भी व्यक्ति का अनुभव लेना चाहते हैं, तब आप हमसे ज़रूर जुड़िए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।